सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वाड 36 के बारे में। ये कहानी है एक मर्डर की जिसे कुछ क्रिमिनल्स ने अंजाम दिया है, मगर उन्हें पता नहीं है कि उन लोगों ने किस आदमी को मार दिया। अब उनके पीछे कौन आने वाला है। अब पूरे शहर में आतंक मचेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने फ्रांस का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो मोटरसाइकिल पे सवार है और बहुत ही तेजी से भाग रहा है। उसके पीछे पुलिस वाले लगे हुए हैं। क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल है, वो बड़ी ही आसानी से इधर से उधर भागता है। मगर कार वालों के पास एक लिमिटेशन है, वो हर जगह अपनी गाड़ी को नहीं घुमा सकते। बहुत देर तक उनके बीच चूहे बिल्ली का ऐसे ही खेल चलते रहता है। कुछ देर के बाद हम एक सिपाही को देखते हैं जिसका नाम है एंटोन। वो इन सारी चीजों से थक चुका है, तब वो भी एक मोटरसाइकिल पे सवार हो जाता है और पीछा करने लगता है उस आदमी का। वो आदमी बहुत ही तेजी में भाग रहा है और अब पानी भी हर तरफ भर चुका है और एंटोन भी उसके पीछे जा रहा है। एक वक्त के बाद वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो क्रिमिनल गिर जाता है नीचे जमीन पे। तब एंटोन अपनी बाइक से नीचे आता है और बंदूक लेकर के आगे बढ़ने लगता है उस आदमी की तरफ। मगर वो आदमी बिल्कुल शांत है। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह एंटोन की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। एंटोन एक वक्त के लिए घबरा के अपना नाम बता देता है। तब वो धीरे से अपना जैकेट उतारता है और कहता है कि देखो, मेरे पास भी बंदूक है। अगर हम दोनों के बीच लड़ाई हुई तो अगल बगल देख लो, बहुत सारे लोग हैं। मुझे किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं किसी मासूम आदमी को नहीं मारना चाहता। तो भलाई इसी में है कि हम बीच सड़क पे ना लड़े। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो मुझे भी गोली चलानी पड़ेगी। अब एंटोन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा है। उसके जाने के बाद सारे लोग वापस आते हैं पुलिस स्टेशन में और इस बारे में मजाक भी करते हैं। यहीं पर एंटोन का एक साथी है जिसका नाम है विनी। वो उसका मजाक बनाता है और कहता है कि अब इंतजार करो, वो आदमी जब अगली बार दिखेगा तब उससे बदला लेना। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी इनका सीनियर आता है जिसका नाम है चार्ल्स। चार्ल्स कहता है कि अभी अभी मेरी क्लास लगाई गई है मेरे सीनियर्स द्वारा और मिनिस्टर्स ने भी मेरी क्लास लगाई है, मगर मैं तुम लोगों में से किसी की क्लास नहीं लगाना चाहता। तुम्हें बस सच्चाई बताना चाहता हूँ। जिस मिशन पे आज तुम सारे लोग गए थे वो बिल्कुल भी मिशन अप्रूव नहीं था और बीच सड़क पे हम लोगों ने जो सर्कस किया है वो बात हर तरफ फैल चुकी है कि पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल से क्या किया। अगर उससे ज्यादा कोई भी चीज होती तो हम सारे के सारे सस्पेंड हो जाते। तो अगली बार से हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि पब्लिक प्लेस में हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि ये बात आगे तक जाए। इतना कह के वो चला जाता है। तब एंटोन भी बाहर आता है। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं उसके साथ, जिसका नाम है हैना। तब हमें पता लगता है कि हैना उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि मेरे साथ घर चलो। एंटोन कहता है कि नहीं, आज मुझे मार्कस से मिलने जाना है। हैना कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो चीजें खराब होने लगेंगी। इन बातों को सुनने के बाद एंटोन उसे किस करता है और चला जाता है यहाँ से। शाम को हम देखते हैं कि वो एक अंडरग्राउंड फाइट में आया हुआ है और अब उसकी फाइट होने वाली। उसके सामने एक लड़का है जो बहुत ही फुर्तीला है। जैसे ही इनके बीच लड़ाई की शुरुआत होती है वो टूट के पड़ता है इस आदमी पे। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है। अब एंटोन को कैसे भी इस आदमी को नीचे गिराना है, तब वो हमला करता है उसके कॉलर बोन पे और उसे उठा के पटक देता है। अब वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता थोड़ी देर तक। वो फाइट को जीत जाता है। जब वो ड्रेसिंग रूम में होता है तब उसके पास आता है मार्कस। कहता है कि तुम्हारे लिए एक और फाइट है, क्या तुम लड़ना चाहोगे? एंटोन कहता है कि आज के लिए इतनी चीजें काफी हैं, मैं जा रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और निकलने लगता है। कुछ दूर आने के बाद वो देखता है कि एक गाड़ी ने उसका रास्ता ब्लॉक करके रखा है। अंदर से कुछ गुंडे बाहर आते हैं। इनमें वही आदमी नजर आता है जिसे अभी अभी एंटोन ने हराया था। वो आकर के टूट पड़ता है यहाँ पे एंटोन पे। एंटोन भी तैयार है। वो एक डंडा निकालता है और सबको पीटना शुरू कर देता है बेरहमी से। अगले दिन उसकी सीनियर उसे बुलाती है और सारी तस्वीरें दिखाती है कि उसने कितने सारे लोगों को मारा है। वो कहती है कि ये बिल्कुल मत कहना कि तुमने सेल्फ डिफेंस में ये चीजें की हैं। सेल्फ डिफेंस में कोई भी इतनी बेरहमी से किसी को नहीं पीटता। मेरे पास तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं कि तुम फाइटर हुआ करते थे और तुमने इलीगल फाइट्स भी की हैं। अब हम इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करने वाले। अब से तुम फील्ड में काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें डेस्क जॉब दे रही हूँ, वो भी यहाँ से दूर। अब एंटोन आता है बाहर। तब उसकी मुलाकात होती है चार्ल्स से। वो कहता है कि मैंने हमेशा ही तुम्हें बचाने की कोशिश की है, मगर ये सारी चीजें सुनने के बाद मुझे भी दुख हो रहा है कि तुम अंडरग्राउंड फाइट्स में पार्टिसिपेट करते थे। थोड़ी देर वो रुकता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एक सीनियर से मेरा कॉन्टेक्ट है कि मैं तुम्हें अपने स्क्वाड में फिर से बुला सकूं। इतना कह के वो चला जाता है। तभी एंटोन के साथी आते हैं उसके पास और उसका मूड ठीक करने के लिए लेकर के जाते हैं एक बार में शराब पिलाने के लिए। ड्रंक होने के बाद एंटोन सीधा कॉल करता है मार्कस को और उससे कहता है कि मुझे फाइट लड़नी है, जितना ब्रूटल हो सके उतना ब्रूटल। तब मार्कस अरेंजमेंट्स करवा देता है। मगर जैसे ही एंटोन फाइट करने पहुंचता है वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही विशाल आदमी है। जब इनकी लड़ाई की शुरुआत होती है एंटोन उसे ज्यादा देर तक नहीं पीट पाता और वो आदमी उसे मारने लगता है। एक वक्त के बाद एंटोन पड़ जाता है नीचे जमीन पे
और वो आदमी उसे मारे जा रहा है तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। फाइट के बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब एंटवान के सारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं। सब बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं उसके हेल्थ को लेकर के। ये लोग बताते हैं कि जिस आदमी से उसका फाइट था वो एक क्रिमिनल है। वो हमेशा ही पुलिस वालों से पंगे लेता है और उसने बहुत सारे फाइट्स में ऐसे ही लोगों को मारा है। उसे ब्रूटल फाइट्स के लिए ही जाना जाता है। कुछ समय के बाद एंटवान ठीक हो जाता है। वो जैसे ही डिस्चार्ज होता है उसके पास हैना जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। एंटवान कुछ नहीं बोलता और निकल जाता है क्योंकि दूसरे स्टेशन में अब उसका ट्रांसफर हो चुका है। धीरे धीरे अब ऐसे ही समय बीतने लगता है और हमारे सामने आता है 6 महीने बाद का दृश्य। हम विनी को देखते हैं जो एक बार में बैठा है बहुत ही ज्यादा परेशान। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नए केस ने उसे परेशान करके रखा है। यहीं पर उसका एक और साथी है जिसका नाम है सैमी। सैमी विनी को समझाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकता। बहुत शराब पीने के बाद वो कहता है कि मुझे एंटवान से बात करनी है, कहीं वो इस केस में मदद करे। इतना कहने के बाद पार्किंग लॉट में आकर के वो जैसे ही एंटवान के पास कॉल करता है, एक आदमी आकर के गोलियों से छल्ली करके निकल जाता है उसे। अगले दिन ये बात एंटवान को पता लगती है कि विनी को मार दिया गया है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी वो अपने फोन को चेक करता है। वॉइसमेल से उसे पता लगता है कि आखिरी वक्त में उसे कॉल किया था विनी ने और इस वॉइसमेल में वो गोलियों की भी आवाजों को सुन पा रहा है। लेकिन एंटवान को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसे पता है कि डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तभी उससे एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम है सोफिया और बताती है कि वो रिचर्ड की पत्नी है। रिचर्ड एक पुराना साथी है एंटवान का। वो भी एक पुलिस वाला था। वो बताती है कि कुछ समय पहले उसकी तबीयत खराब हुई तब उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था। उसके 8 दिन के बाद मुझे पुलिस वालों का कॉल आया कि वो भाग गया है हॉस्पिटल से। तब से उसका कोई अता पता नहीं है। हाल ही में मुझे पता लगा कि विनी को मार दिया गया है। तब मैं और भी ज्यादा डर गई। मैं बहुत बार पुलिस वालों के पास जा चुकी हूँ मगर वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे पति को ढूंढ निकालो। एंटवान कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जो कुछ भी होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी उसे पता लगता है कि उसके एक और साथी को मार दिया गया है। वो भी पुलिस वाला है। अब एंटवान को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। कोई सारे पुलिस वालों को क्यों मार रहा है, खास करके जो उसके साथी हैं। वो तुरंत जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पर रिचर्ड को रखा गया था और नर्स से पूछता है कि रिचर्ड किसी से बात किया करता था। तब वो बताती है कि हाँ, एक ही आदमी से जिसका नाम है गार्नियर। मैं तुम्हें उसका एड्रेस देती हूँ, जा करके उससे मिलो। अब एंटवान गार्नियर के पास आ चुका है। जब वो रिचर्ड के बारे में उससे पूछता है तो वो कहता है कि रिचर्ड बहुत ही परेशान रहा करता था। उसका मानना था कि कोई क्राइम ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे लगा है। ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि ये एक नेशनल थ्रेट बन सकता है। उसने अपने दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सब उसके पीठ पीछे उसके बारे में बुरी बातें कहते थे। तब वो परेशान होने लगा। आखिर वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं रिचर्ड की मदद करना चाहता हूँ। आखिरी वक्त में उसने मुझे ये नंबर दिया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो इस नंबर पे कॉल करना। अब से पहले मुझसे कोई बात करने नहीं आया। अगर तुम यहाँ तक आए हो इसका मतलब यह है कि तुम सच में उसके लिए चिंतित हो। ये नंबर लो और अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन करो। नंबर लेने के बाद अब सीधा एंटवान पहुंचता है हैना के पास। हैना का भी ट्रांसफर हो गया है दूसरी यूनिट में। एंटवान को देखने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि पिछले 6 महीने से उसने उससे बात तक नहीं की। जिस चीज से वो परेशान है, वो उससे कहती है कि अब तुम मेरे पास क्यों आया हो। तब वो रिचर्ड के बारे में बताता है कि रिचर्ड गायब हो चुका है और मुझे ये नंबर मिला है, लेकिन मैं इस नंबर पर कॉल नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम कॉल करो और सारी जानकारियों को इकट्ठा करो। तुम इस काम में माहिर हो। हैना थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि ये काम मैं सिर्फ रिचर्ड के लिए कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एंटवान जाने लगता है। बाहर आते ही उसे एक आदमी रोकता है और बैठा देता है कार में। उसकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम है वैगनर। वैगनर कहती है कि जिस चीज की इन्वेस्टिगेशन में तुम लगे हुए हो उसे छोड़ दो, वरना तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे पीछे कौन कौन से लोग आएंगे। मगर इन बातों से एंटवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गाड़ी से निकलता है और चल पड़ता है। वो सीधा पहुंचता है जाकर के सोफिया के पास। उससे कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है रिचर्ड अभी भी जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस छुपा हुआ है क्योंकि उसने कुछ ऐसे लोगों से पंगा लिया है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उन लोगों ने उसे धमकी दी थी कि उसके साथ साथ वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। इसीलिए वो सबको बचाने में लगा हुआ है। इतना कहने के बाद वो उसे एक फोन देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी खबर मिलती है तो सीधा मुझे बताना। अपने फोन से कॉल मत करना क्योंकि कहीं उसे लोग टैप भी कर रहे होंगे। इसी बीच उसके पास हैना का कॉल आता है। हैना उसे बुलाती है और कहती है कि पता लग गया है उस नंबर के बारे में। ये नंबर एक औरत का है जो पड़ोस में ही रहती है और वो पहले जेल भी जा चुकी है क्राइम्स के लिए। उसके साथ साथ हैना ये भी बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद सारी चीजें खराब हो गई। सैमी पागल सा हो गया था। उसे लगता था कि गलत हुआ है तुम्हारे साथ। वो सबको भड़काने लगा और सारी चीजें डिपार्टमेंट में खराब होने लगी। तब हमारे चीफ ने एक नई यूनिट को बनाया जिसका चीफ बना दिया सैमी को। उस यूनिट में सिर्फ गलत काम होते हैं, वो सिर्फ पैसे बनाते हैं।
मुझे भी उन लोगों ने ऑफर दिया कि मैं उनके साथ काम करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया और वहाँ से दूर ट्रांसफर ले लिया ताकि मैं शांत रह सकूं। इन सारी बातों को सुनने के बाद एंटवान कहता है कि जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन जब मेरा डिमोशन हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो। हैना कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब ये दोनों दोबारा एक साथ हो जाते हैं। अगले ही दिन अब एंटवान जाकर के पहुंचता है उस औरत के पास जिसके पास रिचर्ड का नंबर था। वो पूछता है कि मुझे बताओ रिचर्ड कहाँ पे है। इस औरत को देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि एक नशेड़ी है। वो उलझुल बातें करने लगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं, मगर एंटवान को इस औरत की बातों पर भरोसा नहीं है। वो उसका फोन ले लेता है। जब वो फोटोज को चेक करता है उसे बहुत सारे फोटोज मिलते हैं एक ही क्लब के। यहीं पर एक फोटो में उसे सैमी भी नजर आता है। तब वो फोटो को अपने फोन में भेजने के बाद कहता है कि अगर रिचर्ड के बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी मिलती है तो सीधा मुझे बताओ। यहाँ से निकलते ही वो उस तस्वीर को भेजता है हैना के पास। उससे कहता है कि इस फोटो में सैमी है और उसके साथ एक लड़की है, उस लड़की का पता लगाओ। दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं जो भाग के आके बैठता है सैमी की कार में। सैमी उसे कहता है कि तुम्हें किसी और जगह पे लेकर के जाना पड़ेगा, अब एंटवान तुम्हें ढूंढ रहा है। रिचर्ड कहता है कि एंटवान का मेरे से क्या लेना देना है, अचानक वो केस में कैसे शामिल हो गया। सैमी कहता है कि मुझे पता नहीं। रिचर्ड को छुपाने के बाद वो जैसे ही वापस आता है देखता है कि एंटवान यहीं पे बैठा है। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सैमी कहता है कि मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी, मेरे 2 साथियों को मार दिया गया है और मेरा एक साथी अभी भी गायब है। एंटवान कहता है कि तुम्हें बस यही कहना है। सैमी कहता है कि हाँ, तुमने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा, अपनी मनमानी करके तुम यहाँ से चले गए, उसके बाद पूरा का पूरा यूनिट बर्बाद होने लगा। अब पता नहीं तुम क्यों वापस आए हो। मैंने सुना है कि तुम और हैना दोनों अभी एक साथ हो। एंटवान कहता है कि उसका नाम भी मत लेना। इतना कहने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है उसे वही औरत कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है रिचर्ड के बारे में, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मुझे पैसे दोगे। एंटवान मान जाता है और ये दोनों मिलते हैं एक पार्किंग लॉट में। वो औरत कहती है कि पहले मुझे पैसे दो। एंटवान कहता है कि पहले मुझे बताओ रिचर्ड कहाँ पे है, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन ये औरत कुछ बोल पाती उससे पहले एक गाड़ी आकर के ठोक देती है इनकी गाड़ी को। अब एंटवान अपनी जान बचा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि इस औरत की मौत हो चुकी है। तब उसे बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में। उसकी चीफ उसके सामने बैठी है। वो कहती है कि जल्दी ये केस जाने वाला है इंटरनल अफेयर्स वालों के पास, तब शायद तुम्हारे ऊपर भी कार्यवाही, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें एक बंदूक मिली है उस जगह से, जो बंदूक रजिस्टर है रिचर्ड के नाम पे, यानी कि उसने ही 2 पुलिस वालों को मारा है, वही गद्दार है। एंटवान कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया है, वो निर्दोष है, उसे फंसाने की साजिश चल रही है। चार्ल्स कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो और आखिर क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो उन केसेस में। लेकिन जब एंटवान नहीं मानता तब ये लोग कहते हैं कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, जब तक ये केस बंद नहीं हो जाता तुम सस्पेंडेड रहोगे। लेकिन एंटवान इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला। वो उस क्लब में जाता है और बारटेंडर से पूछने लगता है उस फोटो के लोगों के बारे में। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मगर ये लड़की जरूर कुछ जानती है। जब एंटवान जाकर के खुद से ढूंढने लगता है तब वो तुरंत गार्ड्स को बुला करके उसे बाहर करवा देती है। बाहर आते ही हैना का कॉल आता है उसके पास। हैना कहती है कि मुझे एक आदमी के बारे में पता लगा है जिसका नाम है करीम, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें बाकी की जानकारियां देती हूँ। मगर यहाँ से एंटवान निकल पाता उससे पहले कुछ लोग उसे किडनैप करके लेकर के जाते हैं। तब उसकी मुलाकात होती है करीम से। करीम कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, शायद जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे बाइक से तब। एंटवान कहता है कि तुमने पुलिस वालों को क्यों मारा। करीम कहता है मैंने किसी को भी नहीं मारा और ना ही मुझे पता है कि रिचर्ड कहाँ पे है, लेकिन अब से तुम मेरे पीछे नहीं आओगे और ना ही मुझे ढूंढोगे। अगर तुमने ऐसे किया तो अगली बार तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद वो उसे एक दमदार पंच मारता है और एंटवान बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं जो उसका इंतजार कर रही है। जब वो नहीं आता तब वो मेल बॉक्स में एक एनवेलप को डाल के निकल जाती है, मगर उसे पता नहीं है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वो रुकती है रेड लाइट पे, उसके ऊपर कार से वो लोग गोलियां चला के निकल जाते हैं। मगर अभी भी हैना ठीक है। हॉस्पिटल में आने के बाद पता लगता है कि उसकी जान को कोई नुकसान नहीं है। अब चार्ल्स भी बहुत ही ज्यादा परेशान है। यहाँ पर क्रिस्टीना भी है। ये दोनों बात करते हैं कि अगले 48 घंटे में हमें कैसे भी केस को सॉल्व करना पड़ेगा और ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है एंटवान। चार्ल्स कहता है कि हमें एंटवान मिला है कचरे के डब्बे में, उसे किसी ने पीट के बेहोश करके वहाँ फेंका था। तभी इनके पास चीफ आती है और कहती है कि अब ये केस हमारे हाथ से निकल चुका है, ये केस जा चुका है इंटरनल अफेयर्स वालों के पास। तभी ये लोग देखते हैं कि एंटवान भी यहाँ पे आ गया। वो जाता है हैना को देखने के लिए। तब उसके पास चार्ल्स आता है। एंटवान उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि रिचर्ड ने गोली चलाई है हैना पे। वो अब जैसे ही कैफे में आता है उसकी मुलाकात होती है क्रिस्टीना से। क्रिस्टीना उसे बताती है कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत समय से पीछे लगा हुआ है सैमी के। तब हमें पता लगा कि उसने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं और वो करीम के साथ बात भी कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पीछे जाओ और इस बात का भी पता लगाओ कि हैना पे किसने गोली चलाई। दूसरी तरफ हम सैमी को देखते हैं जो न्यूज में देखता है कि एक जगह पे रेड मारी गई है, जिस चीज से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी उसके फोन पे कॉल आता है
और सामने वाला आदमी उसे गालियां देता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। तब सैमी अपनी बंदूक लेता है और गुस्से में सीधा पहुंचता है रिचर्ड के घर पे। हम देखते हैं कि रिचर्ड सोफिया के पास वापस आ चुका है। रिचर्ड उसे देखते ही कहता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, अगर हम दोनों ने ये सब कुछ नहीं किया होता तो अभी कोई नहीं मरता। तभी रिचर्ड की नजर पड़ती है कि सैमी बंदूक लेकर के आया है, लेकिन अब रिचर्ड कुछ कर पाता इससे पहले सैमी उसे मारता है, फिर वो सोफिया को भी मार देता है और पुलिस वालों के पास कॉल करके कहता है कि रिचर्ड के घर पे 2 लाशें मिली हैं। वो बंदूक से फिंगरप्रिंट हटा करके उसे लगा देता है रिचर्ड के हाथ में। सबको पता था कि रिचर्ड की मानसिक हालत खराब है, अब कोई भी आएगा तो उसे लगेगा कि उसने अपनी भी जान ली और उसके साथ साथ सोफिया की भी। दूसरी तरफ एंटवान एक आदमी का पीछा करके पहुंचता है एक वेयर हाउस पे, तो देखता है कि करीम घर के अंदर जा रहा है। अंदर इन लोगों ने एक आदमी को बांध करके रखा है। करीम उससे पूछता है कि बताओ 3 महीने पहले क्या हुआ था। तब वो पूरी कहानी बताता है कि ये लड़का हुआ करता था करीम के नेफ्यू के साथ। जब ये लोग सामान लेकर के आ रहे थे तभी इनकी गाड़ियों को रोक लिया गया। उस समय ये लड़का गाड़ी के अंदर नहीं था। जैसे उन लोगों ने डिक्की को खोला, एक कुत्ते ने हमला कर दिया। इस चीज का फायदा उठाने के बाद करीम के नेफ्यू ने गोली चलाई, मगर उन लोगों ने उसके नेफ्यू को मार दिया और सारी चीजों के साथ साथ उसकी लाश को भी लेकर के चले गए। ये लड़का डर गया था कि अगर वो करीम के पास आएगा तो करीम कहीं उसे मार ना दे, लेकिन अब उसके लोगों ने खुद उसे ढूंढ निकाला। वो लड़का कहता है कि मुझे वो सारे लोग पुलिस वाले लग रहे थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे का नाम भी लिया। मैंने एक नाम सुना, वो नाम था सैमी। इन बातों को सुनने के बाद करीम इस लड़के को गोली मार देता है। एंटवान ने भी इस बात को सुन लिया और सीधा सैमी को मैसेज करता है कि करीम को पता लग गया कि उसके नेफ्यू को तुमने ही मारा है। अब भागते हुए सैमी पहुंचता है अपने घर पे, तो देखता है कि करीम यहाँ पर पहले से ही आ चुका है और उसने उसकी पत्नी को बंधक बना करके रखा है। वो सैमी को कहता है कि अपनी बंदूकें फेंक दो। सैमी कहता है कि वो सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा नेफ्यू मर जाएगा। तभी दूसरी तरफ हम एंटवान को देखते हैं जो अपने एक साथी को बुलाता है जिसका नाम है टाइटस। ये दोनों चले आते हैं यहाँ पर सैमी के घर के अंदर, जहाँ पर माहौल खराब हो चुका है, मगर करीम किसी को मार पाता उससे पहले ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं। अब हर तरफ से गोलियां चल रही है। करीम के लगभग सारे लोग मारे जा चुके हैं। करीम सैमी की वाइफ को लेकर के भाग रहा होता है, तभी चार्ल्स आकर के उसे भी मार देता है। अब एंटवान जाता है अंदर सैमी के पास और कहता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। सैमी कहता है कि जब तक मैं मरूंगा नहीं चीजें ठीक नहीं होंगी और मेरा परिवार सुरक्षित नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो अपने आप को गोली मार लेता है। अगले दिन जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तब चार्ल्स बात करता है एंटवान से। उसे कहता है अभी भी सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था, मगर बदले में तुम्हें ये बात बतानी है कि सैमी एक अच्छा पुलिस वाला था और अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। एंटवान कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता और निकल जाता है यहाँ से। तभी उसे गार्नियर बुलाता है हॉस्पिटल और उसके हाथ में एक फाइल देता है जिसमें रिचर्ड ने सारी की सारी जानकारियों को रखा था, लेकिन जितने भी लोगों के बारे में उसने फाइल में लिखा है उसमें से लगभग लोग मारे जा चुके हैं। अगर तुम अभी भी फाइल को पब्लिक करना चाहते हो तो ये तुम्हारा डिसीजन है। एंटवान सीधा कॉल करता है चार्ल्स को। उसे कहता है कि इतनी सारी चीजें हो रही थी, तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मेरे पास पूरी की पूरी फाइल है। एंटवान कहता है कि फाइल को लेकर के पुलिस स्टेशन में आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एंटवान निकल पड़ता है। यहाँ पर हम चार्ल्स के सीनियर्स को भी देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर एंटवान ने फाइल नहीं दिया तो उसका भी वही हश्र होगा जो उसके साथियों का हश्र हुआ है। एंटवान इधर ही आ रहा है, तभी रास्ते में उसे वही फाइटर देखता है जिसे उसने हराया था। जैसे ही रेड लाइट पर उसकी गाड़ी रुकती है वो लोग उसे शूट करके निकल जाते हैं। सबसे पहले उसके लाश के पास चार्ल्स आता है और फाइल ले जाता है, मगर उन लोगों ने किसी को भी नहीं बताया कि उसे सस्पेंड कर दिया गया था। उसकी आखिरी यात्रा पुलिस वाले बहुत ही सम्मान के साथ करते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर हैना दुखी है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।